एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने फाइनल ये बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि इससे पहले और भी एक्सपेरिमेंट हो चुके थे जिसमें ये बताया गया था कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है और वही है जो पुरानी जनरेशन है उनकी इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट करता है। बट स्टिल लोगों को भरोसा नहीं था इस बात का और वो अभी भी यही सोचते थे कि डीएनए नहीं है, प्रोटीन है जो लास्ट जनरेशन की या पुरानी जनरेशन की इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट करता है। तो उसको जो फाइनली प्रूव किया था कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, तो वो किसने किया? हर्शी एंड चेस ने किया। अब हम जेनेटिक मटेरियल किसको कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल हम उसे कहेंगे जो कि इन्फॉर्मेशन को अपने साथ कैरी कर रहा है और जो सेल के अंदर एंटर कर रहा है। जो सेल के अंदर एंटर कर रहा है उसी को तो हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। अब जो सेल के अंदर एंटर ही ना कर रहा हो तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सेल के अंदर गया ही नहीं। जब वो सेल के अंदर ही नहीं गया तो उसके वो जो इन्फॉर्मेशन जो भी उसके अंदर है वो तो बाहर ही रह गई। अब उसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे जो कि सेल के अंदर एंटर कर रहा है। तो वही हमें यहाँ पर देखना है। तो हर्शी एंड चेस ने क्या किया कि उन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया। अब बैक्टीरियोफेज क्या होती हैं? यानी कि ऐसे वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वही क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वही बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसको अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव कराने के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस को दो मीडियम में ग्रो कराया। बैक्टीरियोफेज को दो मीडियम में ग्रो कराया। एक को तो रेडियो एक्टिव सल्फ़र वाले मीडियम में ग्रो कराया और एक को तो रेडियो एक्टिव सल्फ़र वाले मीडियम में ग्रो कराया एक बैक्टीरियोफेज को, और दूसरी बैक्टीरियोफेज को इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कराया। एक बैक्टीरियोफेज को जो ग्रो कराया वो रेडियो एक्टिव सल्फ़र वाले मीडियम में ग्रो कराया और दूसरे बैक्टीरियोफेज को इन्होंने फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कराया। अब जाहिर सी बात है कि जैसी सराउंडिंग्स होंगी, जैसा उसका आसपास का एरिया होगा वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर ज़रूर करेगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये सल्फ़र है और यहाँ पर ये फॉस्फोरस है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। अब जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र है वो जो है क्या किसको इन्फेक्ट करेगा? वो प्रोटीन को इन्फेक्ट करेगा, यानी कि वो प्रोटीन के अंदर एंटर करेगा। और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो डीएनए के अंदर एंटर करेगा। हम इसे याद कैसे करेंगे कि सल्फ़र जो है वो प्रोटीन के अंदर एंटर करेगी और जो फॉस्फोरस है वो डीएनए के अंदर एंटर करेगा। हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड्स के, जब काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं और यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जब इनके बीच में होगा तब वो क्या करेगा? प्रोटीन को बना देती हैं। अब इसमें दो अमीनो एसिड्स होते हैं जिसका नाम होता है सिस्टीन एंड मैथ्योनिन। और सिस्टीन एंड मैथ्योनिन किसके कंटेंट हैं? वो सल्फ़र के कंटेंट हैं। ठीक है, सिस्टीन एंड मैथ्योनिन किसके कंटेंट है? ये सल्फ़र के कंटेंट है। तो इसीलिए ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, जबकि रेडियो एक्टिव सल्फ़र तो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो डीएनए के साथ बाइंड करेगा। अब इसे हम कैसे याद करेंगे कि जो डीएनए है हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है? एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो उसमें एडिनिन है वो किससे रिलेट करता है? नाइट्रोजिनस बेस से। और नाइट्रोजिनस बेस किससे रिलेट करता है? डीएनए से। नाइट्रोजिनस बेस किससे रिलेट करता है? डीएनए से। जब हमने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, डीएनए का जो एक मॉलिक्यूल बताया था, कॉम्पोजिशन जब हमने डीएनए की बताई थी तो उसमें बताया था कि डीएनए की जो कॉम्पोजिशन है वो मेनली 3 चीज़ों से होती है। पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस पेयर, दूसरा उसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा उसमें होता है पेंटोस शुगर। तो यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किससे रिलेट करता है? डीएनए से रिलेट करता है। ठीक है, अब जो फॉस्फोरस वाला इसमें जो 32 फॉस्फोरस है वो किस में एंटर करेगी? डीएनए में एंटर करेगी। और जो सल्फ़र है वो किस में एंटर करेगी? जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र है वो किससे अटैच करेगी? प्रोटीन के साथ। क्यों करेगी? वो भी हमने बताया कि प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड्स में भी 2 अमीनो एसिड्स यानी कि सिस्टीन और मैथ्योनिन। सिस्टीन जो है वो क्या करता है? सिस्टीन और मैथ्योनिन ये दोनों ही कंटेंट किसके हैं?
सल्फ़र के कंटेंट है, तो जाहिर सी बात है सल्फ़र किसके अंदर एंटर करेगी, प्रोटीन के अंदर एंटर करेगी, ना कि डीएनए के अंदर। ऐसे ही डीएनए में क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किससे रिलेट करता है, डीएनए से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो फॉस्फोरस है वो किसके साथ किसके अंदर जाएगी, डीएनए के अंदर जाएगी, ना कि प्रोटीन के अंदर जाएगी, ठीक। अब ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो घूमता है 3 अल्फ़ाबेट के आगे आसपास, ए, बी और सी। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट 3 अल्फ़ाबेट जो है हमारी इंग्लिश में उनके आसपास घूमता है, यानी कि अटैचमेंट, यानी कि इन्फेक्शन, बी फॉर ब्लेंडिंग, सी फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। ये पूरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट के आसपास घूमता है। अब इसमें क्या कराया जाता है कि सबसे पहले ये जो हमने बैक्टीरियोफेज हैं जो ऐसे मीडियम में ग्रो करा ली, अब इनको हम क्या कराएंगे, ईस्चेरिशिया कोलाई को लेंगे। ईस्चेरिशिया कोलाई आपको पता है क्या है, ये बैक्टीरिया है। अब इस ईस्चेरिशिया कोलाई के अंदर हम इस बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन कराएंगे, यानी कि ए मतलब अटैचमेंट मतलब इन्फेक्शन कराएंगे, अटैचमेंट कराएंगे, और दूसरे का भी हमने ऐसे ही अटैचमेंट कराया, क्योंकि हमने क्या किया था कि दोनों बैक्टीरियोफेज को अलग अलग हमने मीडियम में ग्रो कराया था। अब उनको हम बारी बारी से इनके अंदर एंटर कराएंगे, ठीक है। एंटर मतलब इन्फेक्शन या अटैचमेंट, इन्फेक्शन करा देंगे। अब हमने दूसरा बताया था आपको बी फॉर ब्लेंडिंग। अब दोनों का इन्फेक्शन इसके अंदर हो गया। इन्फेक्शन कराने के बाद क्या करेंगे, हम ब्लेंडिंग कराएंगे। ब्लेंडिंग आपको पता है किसी चीज़ को ब्लेंड, घुमाना किसी चीज़ को, है ना। और इस तरीके से ब्लेंड कराएंगे कि जो उसकी आउटर कोटिंग है, जो बैक्टीरिया की जो आउटर कोटिंग है, जो बैक्टीरियोफेज का जो आउटर कवर है, वो इस ब्लेंडिंग में क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ब्लेंड हम कराएंगे कि उस बैक्टीरियोफेज का जो आउटर कोटिंग है, बाहर वाला जो कवर है, जो खोल है उसका, वो रिमूव हो जाएगा और जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर चला जाएगा और जो कोटिंग है वो बाहर इसमें रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट हम कराएंगे इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि किसी चीज़ को और तेज़ी से घुमाना। अब हम इसको बैक्टीरिया को और तेज़ी से घुमाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेपरेट हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इस ईस्चेरिशिया कोलाई के अंदर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब सेपरेट हो गया, फिर हम इन दोनों को देखेंगे, इनको ऑब्जर्व करेंगे। तो हम इसमें इधर पहले इस साइड को ऑब्जर्व करेंगे, फिर दूसरी बार में इस वाली साइड को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र था उसने क्या किया था, प्रोटीन को इन्फेक्ट किया था। प्रोटीन के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फ़र आया था, ठीक है, वो अटैच किया था प्रोटीन से। अब प्रोटीन जो है वो तो बाहर ही रह गया। सल्फ़र जो है, जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र है वो प्रोटीन के साथ अटैच हुआ था, और जब हमने उसकी ब्लेंडिंग कराई तो जो कोटिंग है, जो बाहर वाली जो प्रोटीन वाली जो कोटिंग है वो तो बाहर ही रह गई। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन नहीं है, ठीक है, प्रोटीन नहीं है। अगर प्रोटीन होता तो वो सेल के अंदर जाता। अब वो तो हमने जब ब्लेंडिंग कराई तो वो बाहर ही रह गया। रेडियो एक्टिव जो आप देख रहे हैं, जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र है वो तो बाहर ही रह गई, है ना। अब दूसरी बार हमने दूसरे को ऑब्जर्व किया, जिसमें हमें फाइनली पता लगेगा कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल, ना कि प्रोटीन है। हमने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए कि जो प्रीवियस जनरेशन की इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर लेकर आ रहा हो, और साथ ही साथ उसका सेल के अंदर एंटर करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर प्रोटीन यहाँ पर अगर वो होती, जेनेटिक मटेरियल होता, तो प्रोटीन सेल के अंदर एंटर करती, तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो जाती कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो ये कंपलसरी था कि वो प्रोटीन सेल के अंदर जाती। जब हमने ब्लेंडिंग कराई तो उसके जो खोल हैं बाहर वाले वो रिमूव हो गए और वो बाहर की तरफ ही रह जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बार में हमने देखा कि ब्लेंडिंग में यहाँ पर भी वही हुआ कि उसके जो कोट हैं वो बाहर की तरफ रिमूव हो गए। हमने देखा था कि जो रेडियो एक्टिव डीएनए है वो इसके अंदर मिलता है, ना कि इसके अंदर मिलता है, ठीक है। जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि रेडियो एक्टिव डीएनए हमें ईस्चेरिशिया कोलाई के अंदर मिलता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो रेडियो एक्टिव डीएनए हमें सेल के अंदर मिल रहा है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। वही जो रेडियो एक्टिव डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। जो हमें डीएनए मिल रहा है जो रेडियो एक्टिव हो गया है वो क्या है, वही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ठीक।
क्योंकि अभी हमने बताया कि जो अगर कोई भी चीज़ जेनेटिक मटेरियल कब होगा, जब जेनेटिक मटेरियल वही तभी होगा जब वो सेल के अंदर एंटर कर रहा हो। तो यहाँ पर प्रोटीन तो सेल के अंदर एंटर नहीं कर रही है, यहाँ पर जो एंटर कर रही है वो डीएनए एंटर कर रहा है। ठीक, तो आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। तो अगर ये आपको समझ में आया है, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।